चार्ली पिक्चर्स प्रस्तुत करता है डीमन स्लेयर। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बर्फ से ढके हुए जंगल में एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपने कंधे के ऊपर एक लड़की को उठा रखा है और वो उस जंगल से होते हुए कहीं तो जा रहा होता है और वो लड़का बार बार ये कह रहा होता है, नज़ुको नज़ुको मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हें जरूर बचा लेगा। तभी वहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें एक झोपड़ी को दिखाया जाता है और साथ ही हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि बर्फ में बुरी तरह से हाँफ रहा था। हमें उसका नाम तांजीरो बताया जाता है। तभी उस झोपड़ी में से उसकी माँ बाहर आती है और वो कहती है, बेटा मौसम आज बहुत बिगड़ गया है, तुम चाहो तो कल चले जाना। लेकिन तांजीरो कहता है, माँ नया साल आने वाला है और मैं अपने भाई बहनों को भरपेट खाना कैसे खिला पाऊंगा और इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करके कोयला बेचूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो का परिवार बहुत बड़ा होता है। तांजीरो के पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तांजीरो के कंधों पर आ जाती है। खैर अब तांजीरो अपने कोयले का बैग उठाकर शहर की ओर चलने वाला था, लेकिन तभी उसका भाई ताकियो वहां आ जाता है। तांजीरो उससे कहता है कि ताकियो मेरे आने तक तुम लकड़ियां काट कर रखना। ताकियो कहता है, हाँ लकड़ियां तो मैं वैसे भी काटने ही वाला था, लेकिन मुझे तो लगा था कि हम दोनों साथ में लकड़ियां काटेंगे। अपने भाई को ऐसे नाराज होते हुए देखकर तांजीरो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर देता है जिससे ताकियो शर्मा जाता है और तांजीरो के सभी भाई बहन हंसने लगते हैं और अब तांजीरो सबको बाय बोलकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में उसको उसकी बहन नज़ुको मिल जाती है। नज़ुको कहती है कि भैया पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अब आपके ही कंधे पर आ गई है और इसीलिए प्लीज अपना ख्याल रखना। तभी तांजीरो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज जल्दी ही घर लौटूंगा। और अब तांजीरो पहाड़ी उतरकर शहर में पहुंच जाता है। अब शहर में चलते चलते तांजीरो को एक बूढ़ी दादी दिखाई देती हैं जो कि तांजीरो से पूछती हैं, तांजीरो बेटा तुम रोज पहाड़ी उतर कर आते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? और देखो आज तो ठंड भी बहुत है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इस पर तांजीरो कहता है, फिक्र मत कीजिए नहीं लगेगी, मैं कोयला लाया हूँ, आपको थोड़ा कोयला चाहिए? तभी एक लड़का जिसे उसका मालिक पीट रहा होता है वो तांजीरो के पास रोता रोता आता है और वो कहता है कि तांजीरो देखो मुझ पर बर्तन चुराने का इल्जाम लगा है, तुम इन्हें सूंघ कर बताओ ना कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। अब तांजीरो उन टूटे हुए बर्तन को सूंघता है और वो उनको बताता है कि इसमें से तो बिल्ली की महक आ रही है, जरूर ये बर्तन बिल्ली नहीं तोड़े होंगे। दरअसल तांजीरो के पास एक सुपरनेचुरल पावर होती है, उसकी स्मेलिंग सेंस बहुत तेज होती है, किसी नॉर्मल इंसान से बहुत तेज। वो सूंघ कर बहुत कुछ बता देता है जिसका पता हमें आगे चलकर लगेगा। खैर सारा कोयला बेचने के बाद तांजीरो रात में अपने घर आ रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, आज तो बहुत रात हो गई है। लेकिन तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है, ओए तांजीरो आज तो बहुत लेट हो गए, तुमको तो अभी पूरी पहाड़ी चढ़ने पड़ेगी, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, अभी जाने में खतरा होगा। इस पर तांजीरो कहता है, मेरी नाक बहुत तेज है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार बाबा बहुत सीरियस होके कहते हैं कि तुमने सुना नहीं, अंदर आ जाओ, अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। और वो कहते हैं डीमंस आने वाले हैं। अब तांजीरो उन्हीं बूढ़े बाबा के घर में डिनर कर लेता है और जब वो बूढ़े बाबा सोने वाले थे तभी तांजीरो उनसे क्वेश्चन करता है कि आप किन डीमंस की बात कर रहे थे। तभी वो बूढ़े बाबा बताते हैं कि कई सालों से यहाँ पर आदमखोर डीमंस रात को निकलते हैं और वो अपने आगे आने वाली हर चीज को खत्म कर देते हैं और इसीलिए रात में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। और अब वो बूढ़े बाबा बत्ती बुझा देते हैं। अब तांजीरो के मन में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि ये बूढ़े बाबा अपने परिवार के खो जाने के बाद यहाँ पर अकेले रहते हैं, अगली बार मैं अपने भाइयों को भी यहाँ पर ले आऊंगा जिससे इन्हें कभी अकेले महसूस नहीं होगा। अब सुबह हो जाती है और तांजीरो अपने घर के लिए रवाना होने लगता है और जब तांजीरो अपने घर के पास पहुंचता है तभी उसे खून की महक आती है और वो इसे खतरे की निशानी समझकर अपने घर की तरफ भागता है। और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो जो वो देखता है उसे देखकर वो बिल्कुल अंदर से हिल जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ उसके घर वालों की लाशें और खून ही खून है और उनकी झोपड़ी के अंदर काफी ज्यादा खून ही खून और लाशें ही लाशें बिछी हुई थी जिनमें उसकी माँ और उसके भाई बहन थे। अब तांजीरो रोने लगता है लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि अभी भी उसकी बहन नज़ुको की सांसें चल रही हैं और वो बिना कुछ सोचे उसको अपने कंधे पे उठाता है और वो अब पहाड़ी से होते हुए शहर की तरफ भागने लगता है इस उम्मीद में कि मैं अपनी बहन को बचा लूंगा। और वो बार बार ये कह रहा होता है कि नज़ुको तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। तभी नज़ुको के हाथों पैरों में हलचल होने लगती है और साथ ही उसका शरीर बड़ा होने लगता है और उसके दांत बाहर आने लगते हैं। वो तांजीरो को एकदम से धक्का देती है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है, लेकिन बर्फ होने की वजह से उसको कोई खास चोट नहीं आती। लेकिन तांजीरो को अभी भी ये लग रहा था कि वो बर्फ की वजह से फिसला है। वो तुरंत उठता है और वो अपने कपड़े साफ कर कर इधर उधर देखने लगता है कि मेरी बहन नज़ुको कहाँ है। तभी हम नज़ुको को देखते हैं जो कि दूर एक पेड़ के पास खड़ी होती है। अपनी बहन को इस हालत में खड़ा देखकर तांजीरो कहता है कि तुम्हें खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊंगा। और जब तांजीरो अपनी बहन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, उसके दांत बड़े और बाहर की तरफ निकले हैं और साथ ही उसका शरीर बड़ा हो गया है। और वो
तांजीरो की तरफ झपटती है, मानो वो उसे खत्म ही कर देगी। लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी उसके मुंह में फंसाकर उसे ऐसा करने से किसी तरह से रोक देता है। और तभी तांजीरो को उन बूढ़े बाबा की बात याद आती है जो कि उस रात डीमंस की बात कर रहे थे, और वो सोचता है कि क्या मेरी बहन भी डीमन में बदल गई। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ नज़ुको पहले ऐसा नहीं थी, जरूर पिछली रात के बाद ही ऐसा हुआ है। और वो अपनी सूंघने की शक्ति से ये पता करता है कि ये महक नज़ुको की नहीं है, और अब नज़ुको का शरीर पहले से बड़ा और भारी होने लगता है, जिसे रोकना अब तांजीरो के बस की बात नहीं रह गई थी। अब तांजीरो छटपटा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि नज़ुको हिम्मत मत हारो, तुम डीमन नहीं बन सकती। और तभी नज़ुको की आंखों से भी आंसू नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का भागता हुआ होता है और पीछे से नज़ुको पर हमला करने ही वाला था कि तभी नज़ुको चौकन्नी हो जाती है और वो अपने आप को उस तलवारबाज के हमले से बचा लेती है। अब तांजीरो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो लड़का उससे पूछता है, क्यों बचा रहे हो इसे, क्या लगती है ये तुम्हारी? तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। दरअसल वो एक डीमन स्लेयर होता है जिसका काम डीमंस को खत्म करना ही होता है। तांजीरो को ऐसा कहने पर वो तुरंत उस पर हमला करता है और वो तांजीरो की पकड़ से नज़ुको को छुड़ा लेता है, और अगले ही पल नज़ुको उस निंजा की गिरफ्त में होती है। और वो तांजीरो को बताता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये और लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन तांजीरो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बहन को मत मारो, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो डीमन स्लेयर कहता है कि बात बहुत साफ है, तुम्हारी बहन के ब्लड में किसी डीमन का खून मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से ये डीमन में बदल चुकी है। इंसानों को खाने वाले डीमंस इसी तरह से फैलते हैं। और वो ये भी कहता है कि डीमन बन जाने के बाद वापस इंसान बनने का कोई रास्ता नहीं है। और अब वो डीमन स्लेयर उसकी बहन की ओर कटाना बढ़ाता है और वो कटाना उसकी गर्दन के पास रख देता है, जिसपे तांजीरो जोर से चिल्लाता है, रुक जाइए। और वो अपने घुटनों के बल लेटकर उससे विनती करने लगता है, प्लीज मेरी बहन को मत मारिए, मेरे परिवार में अब इकलौती मेरी बहन ही बची है, बाकी सबको डीमंस ने मार दिया है। मैं अपनी परिवार में से किसी और को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बहन को जरूर बचा लूंगा। जिस पर वो डीमन स्लेयर कहता है कि बकवास करना बंद करो, अगर ऐसे भीख मांगने से जाने बचती तो आज तुम्हारा परिवार जिंदा होता। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हारी बहन को वापस इंसान में बदलने का तरीका सिर्फ डीमंस को पता होगा, लेकिन कोई डीमन भला तुम्हारी मदद क्यों ही करेगा? लेकिन वो डीमन स्लेयर मन ही मन सोच रहा होता है कि काश मैं आधे दिन पहले ही वहां पहुंच गया होता। अगर मैं ऐसा कर देता तो आज तुम्हारा परिवार जिंदा होता। मैं चाहता हूं कि तुम उन सब से बदला लो। और ये सोचकर वो डीमन स्लेयर नज़ुको पर वार कर देता है, जिस पर तांजीरो उस निंजा पर पत्थर से वार कर देता है। लेकिन उस डीमन स्लेयर पर उस पत्थर का कोई असर नहीं होता। लेकिन तब तक तांजीरो दूसरी साइड से घूमकर उस निंजा पर वार करने के लिए आ रहा होता है। हालांकि वो डीमन स्लेयर तांजीरो के हमले से बच जाता है, लेकिन उसने पहले ही हवा में कुल्हाड़ी उछाल दी थी और वो डीमन स्लेयर उस कुल्हाड़ी से कटने से बार बार बचता है। जिस पर वो डीमन स्लेयर सोचता है कि इस लड़के ने तो मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था, और ये लड़का तो काफी ज्यादा होशियार है, मुझे लगता है कि ये आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और नज़ुको बेहोश पड़े हुए तांजीरो की तरफ बढ़ती है। एक पल के लिए तो हमको लगता है कि वो उसे खा जाएगी, लेकिन तांजीरो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है। जिस पर वो डीमन स्लेयर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि तांजीरो बाकी डीमंस की तरह नहीं है, इसमें कुछ तो अलग बात है। वो सोचता है कि जिस हालत में ये लड़की है, ये लड़की अपनी चोटें ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होगी, और ऐसी परिस्थिति में ये लड़की किसी को भी खा सकती थी। उसके सामने उसका भाई पड़ा था जिसको वो मार कर खा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। इससे पता चलता है कि नज़ुको बाकी डीमन से बहुत ज्यादा अलग है। और अब वो डीमन स्लेयर नज़ुको की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब तांजीरो को होश आता है तो उसके पास में उसकी बहन पड़ी होती है, और साथ ही में वो डीमन स्लेयर भी वहीं होता है। वो तांजीरो को बताता है कि साकेरी पर्वत के नीचे उरोको ताकीसा नाम का एक बूढ़ा रहता है, उनसे कहना कि तुम एक तोमियो को ताकियो ने भेजा है, अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचा कर रख, वरना सूरज की रोशनी से ये जलकर खत्म हो जाएगी। और अब तांजीरो अपनी बहन के साथ साकेरी पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं, और यहीं हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हमें पिछले पार्ट में दिखाया जाता है कि तांजीरो की पूरी फैमिली को डीमंस ने खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी बहन नज़ुको की सांसें अभी भी चल रही होती हैं, और तांजीरो नज़ुको को बचाने के लिए शहर की तरफ भागता है। लेकिन तभी उसकी बहन रास्ते में ही डीमन में बदलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक डीमन स्लेयर आ जाता है और वो तांजीरो को बताता है कि कैसे वो अपनी बहन को ठीक कर सकता है। अब तांजीरो चलते चलते एक खेत की तरफ पहुंच जाता है, जहां पर उसे कुछ लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। तांजीरो उन लोगों में से एक को पूछता है कि चाचा, क्या आप कुछ बांस के टुकड़ों को उस टोकरी में डाल देंगे? वो आदमी कहता है, तुम कहते हो तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन ये टोकरी तो फटी हुई है। तांजीरो कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके पैसे दूंगा। वो आदमी कहता है, अरे नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही इसे रख लो। तांजीरो कहता है, नहीं, मैं तो आपको पैसे देकर रहूंगा। और तांजीरो उस आदमी को जबरदस्ती सिक्के थमाकर वहां से चला जाता है। तांजीरो अब सारा सामान लेकर एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो आवाज डालने लगता है, नज़ुको,
कहाँ हो? तभी नजुको एक खड्डे से बाहर आती है। दरअसल नजुको धूप से बचने के लिए खड्डा खोदकर उसमें घुस गई थी, लेकिन तांजीरो को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बहन काफी ज्यादा उदास होती है और इसीलिए तांजीरो कहता है मैं अभी आया, और तांजीरो उस बांस की टोकरी को बुनने लगता है और कुछ ही देर में वो बहुत बढ़िया टोकरी बुनकर तैयार कर देता है और उसे नजुको के पास रख देता है। और वो नजुको से पूछता है कि क्या तुम इस टोकरी में फिट आ पाओगी? तभी नजुको उस खड्डे से निकलकर उस टोकरी में जाने की कोशिश करती है और किसी तरह से उस टोकरी में फिट आ जाती है। और अब तांजीरो और उसकी बहन नजुको आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते तांजीरो और नजुको को काफी रात हो जाती है और वो एक मंदिर के पास आकर रुकते हैं। तभी तांजीरो को खून की वही महक दोबारा से आने लगती है और वो सोचता है कि कोई ना कोई खतरे में तो जरूर है और मुझे उसे बचाना ही होगा। और अब तांजीरो जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर मंदिर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि कमरे के चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं और एक आदमखोर डीमन उन सभी लाशों में से कुछ खा रहा है। ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो डीमन बोलने लगता है कि इतना शोर कौन मचा रहा है? ये मेरा इलाका है और जो भी एक बार मेरे इलाके में आ जाता है वो वापस नहीं जा पाता। लेकिन मुझे तुम में कुछ तो अजीब लग रहा है। और एकदम से मंदिर में रखी हुई मोमबत्ती बुझ जाती है और अचानक से डीमन उड़कर तांजीरो पर हमला कर देता है। लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर एक वार कर देता है जिससे उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है। इस पर वो डीमन हंसने लगता है और वो कहता है कि कोशिश बेकार है, ये तो थोड़ी देर में भर जाएगा। और अब वो डीमन उड़कर तांजीरो की गर्दन को पकड़ लेता है। पहली बार तांजीरो को अपनी गर्दन पर इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। वो डीमन कहता है कि अब मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ डालूंगा। ये सुनकर नजुको उड़कर उस पर वार करती है और एक किक में ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर तांजीरो सहम जाता है। लेकिन तभी वो डीमन का सिर बोलने लगता है कि मुझे पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था, तुम दोनों में से एक डीमन है ना? और तभी वो डीमन का कटा हुआ धड़ नजुको पर हमला कर देता है। अब तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए उस डीमन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो डीमन का कटा हुआ सर तांजीरो को रोकने लगता है। लेकिन तांजीरो अपनी होशियारी से कुल्हाड़ी में डीमन के सिर को फंसाकर उस कुल्हाड़ी को पेड़ में दे मारता है, जिससे डीमन का सर वहीं अटक जाता है। और अब तांजीरो नजुको को बचाने के लिए उस डीमन के धड़ को खाई में धक्का दे देता है और वो खुद भी खाई में गिरने ही वाला था। अभी एक अनजाना हाथ उसे गिरने से रोक लेता है। वो धड़ तो खत्म हो जाता है लेकिन वो डीमन का सिर अभी भी बेहोश होता है। तांजीरो अब उस कटे हुए सिर के पास खड़ा होकर सोचता है कि मुझे इसे खत्म करना ही होगा, लेकिन तांजीरो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी वो अनजाना शख्स फिर से आता है और वो बोलता है कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा, तुम्हें इस पर वार करना होगा। लेकिन साथ ही में वो शख्स महसूस करता है कि तांजीरो के अंदर से हमदर्दी की महक आ रही है और तभी वो कटा हुआ सर जाग जाता है। लेकिन तभी काफी देर हो जाती है और सूरज निकल जाता है, जिससे वो कटा हुआ सिर राख हो जाता है। तांजीरो सोचने लगता है कि सूरज की रोशनी से इसका ये हाल हो गया। तभी नजुको सूरज की रोशनी से इतना भाग रही थी। नजुको से याद आया मेरी बहन नजुको कहाँ है? तभी वो देखता है कि नजुको एक कमरे में छुपी हुई है, जिसे देखकर तांजीरो को राहत की सांस मिलती है। अब तांजीरो उस आदमी को देखता है जो कि पिछली रात मारे गए लोगों को दफनाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वो तांजीरो को बताता है कि मेरा नाम ही उरोको दाकिसा है और तुमको तोमियोका क्यों ने भेजा है ना? वो तांजीरो से पूछता है जब तुम्हारी बहन किसी को मार कर खा जाएगी तब तुम क्या करोगे? और उरोको दाकिसा तांजीरो को थप्पड़ मार देता है। उरोको दाकिसा तांजीरो से कहते हैं कि तुमने पहले ही काफी वक्त गवा दिया है और अगर तुम अपनी डीमन बनी हुई बहन को साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी को भी ना खा पाए। तुम तैयार हो ना? तांजीरो हाँ में सिर हिलाता है और अब उरोको दाकिसा तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब रात का वक्त होते ही उरोको दाकिसा तांजीरो को एक पहाड़ की चोटी पर ले आते हैं। उरोको दाकिसा तांजीरो को आदेश देते हैं कि यहाँ से पहाड़ उतरो और सीधे मेरे घर चले जाओ और अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब तांजीरो सोच रहा था कि बस इतना ही, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही तांजीरो भागने लगता है वहाँ एक ट्रैप बिछा होता है और सामने से एक पत्थर आकर तांजीरो की मुंह की तरफ लगता है और तांजीरो एक खड्डे में भी गिर जाता है। अब तांजीरो समझ चुका था कि चारों ओर जाल बिछे हुए हैं और मुझे सोच समझकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा और अगर मैं इसी तरह से जालों में फंसता रहा तो मैं सुबह तक घाटी नहीं पहुंच पाऊंगा। और उस पहाड़ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है जिससे तांजीरो हांफने लगता है और अब तांजीरो अपनी सांस संभालता है। वो सभी जालों को पार करता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है और तांजीरो सुबह होने से पहले ही उरोको दाकिसा के घर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बहन नजुको भी सोई होती है। अब उरोको दाकिसा कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ तांजीरो। और अब अगले दिन उरोको दाकिसा तांजीरो को डीमन स्लेयर्स की फौज के बारे में बता रहे होते हैं। वो तांजीरो को बता रहे होते हैं कि डीमन स्लेयर्स की फौज में लगभग 100 से ज्यादा सदस्य हैं। डीमन स्लेयर एक ऐसा संगठन है जिसे सरकार नहीं मानती और तो और डीमन स्लेयर की फौज का लीडर कौन है ये बात हमेशा राज रहती है। और साथ ही उरोको दाकिसा डीमंस के बारे में भी बता रहे होते हैं कि कैसे डीमंस एक झटके में अपने घावों को ठीक कर सकते हैं। वो सिर्फ सूरज की रोशनी और एक खास तरह की तलवार से ही मरते हैं। उरोको दाकिसा तांजीरो को बताते हैं कि तुम्हें डीमन स्लेयर में भर्ती होने के लिए तुम्हें फूजी का आसाने पर्वत पर होने वाली फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा। अब रोज पहाड़ी चढ़ने और उतरने से तांजीरो अपनी कला में माहिर होता जा रहा था। जैसे जैसे तांजीरो की शरीर की ताकत बढ़ रही थी उसके सूंघने की ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और तो और तांजीरो की रिफ्लेक्सिव स्किल्स भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो रात को नोट्स भी बनाता था। तांजीरो रोज रोज ट्रेनिंग कर खुद को मेंटली और फिजिकली टफर करता जा रहा था और फाइनली एक दिन ऐसा भी आता है जब उरोको दाकिसा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, देखते हैं कि जो तुम्हें सिखाया गया है तुम उसमें महारत हासिल कर पाते हो या नहीं। ये कहकर उरोको दाकिसा तांजीरो को एक बड़े से पत्थर के पास ले जाते हैं और उरोको दाकिसा तांजीरो से कहते हैं कि अगर तुम इस बड़े से पत्थर के बीच में से
2 टुकड़े कर पाओगे तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शंस के लिए ले जाऊंगा। ये सुनकर तांजीरो सोचता है कि क्या पत्थरों को भी काटा जा सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरी कटाना टूट जाएगी। और अब तांजीरो उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही तलवार उस पत्थर पर मारता है, एक जोर के झटके से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। और अब तांजीरो को लगता है कि अभी वो फाइनल्स के लिए रेडी नहीं है और इसीलिए वो रोज ट्रेनिंग करने लगता है। उसे ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी पत्थर नहीं काट पाया था। और अब तांजीरो को खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या वो ये कर पाएगा। नहीं, मुझे ये नज़ुको के लिए करना ही होगा, मगर कैसे? मैंने तो उरोकुदाकिसा के द्वारा सिखाई गई हर ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये पत्थर है कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सोचकर तांजीरो अपना सिर उस पत्थर पर जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, चुप हो जाओ, मर्द को ऐसे रोना नहीं चाहिए। उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसने लोमड़ी का मास्क डाला होता है और वो तांजीरो को बताता है कि तुम धीमे, कमजोर और लाचार हो, ये असली मर्द की पहचान नहीं होती। वो लड़का गोली की तरह तेज होता है और वो तांजीरो को बताता है कि मैं तो पत्थर भी काट चुका हूँ, तुमने बस उरोकुदाकिसा के द्वारा सिखाई गई टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को बस याद कर लिया है, लेकिन तुमने अभी तक उसे प्रैक्टिस में नहीं लाया है। तुम आखिरकार 1 साल से कर क्या रहे थे? तुम्हें अपने शरीर के अंग अंग में ये गांठ बांध लेनी चाहिए। तांजीरो कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, अगर तुम एक असली मर्द हो तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और तभी वो लड़का तांजीरो पर वार करता है और तांजीरो एक ही बार में बेहोश हो जाता है। शाम को जब तांजीरो को होश आता है तो उसके पास एक लड़की बैठी होती है। तांजीरो उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुमने उस तलवारबाज को देखा? उसका कोई भी वार बेकार नहीं था, वो कितना शानदार था। क्या मैं भी वैसा बन पाऊंगा? वो लड़की कहती है, बिल्कुल बन पाओगे, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। उस लड़की ने अपना नाम माकोमो बताया और उसने उस मास्क वाले लड़के का नाम साबितो बताया। और साथ ही माकोमो बताती है कि हम दोनों अनाथ थे, हमें उरोकुदाकिसा ने पालकर बड़ा किया था। अब माकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में बताती है कि टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा होने से दिल की धड़कन और शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और इससे फेफड़े मजबूत बन जाते हैं और किसी डीमन की तरह तुम्हारे घावों को जल्दी भरने में ये तुम्हारी मदद करता है। माकोमो लगातार रोज तांजीरो को ट्रेनिंग करवाती रहती है और एक दिन साबितो और तांजीरो आमने सामने आ ही जाते हैं। 6 महीने बाद तांजीरो साबितो को चुनौती देता है और साबितो भी अपनी कटाना लेकर वहीं रेडी होता है बड़े से पत्थर के पास। और अब फाइट शुरू होती है। तांजीरो अपनी ऑक्सीजन को अपने पूरे शरीर में फैला देता है और वो दोनों गोली की तरह गायब होते हैं, लेकिन तांजीरो का वार इतना तेज था कि वो अपनी कटाना से साबितो का मास्क पहले काट देता है, जिससे तांजीरो जीत जाता है। और तभी माकोमो कहती है कि मेरी सिखाई गई ट्रेनिंग को कभी भी मत भूलना। और तभी वो दोनों गायब हो जाते हैं। और अब तांजीरो देखता है कि साबितो का मास्क काटने वाली कटाना ने तो एक्चुअली में बड़े से पत्थर को ही काट दिया है। तांजीरो की एक विशेषता ये भी थी कि उसे सामने वाले की कमजोरी की महक आ जाती थी और उसकी तलवार और सामने वाले की कमजोरी एक डोर से जुड़ जाती थी और वो गोली की रफ्तार से उसकी कमजोरी पर अटैक कर देता था, जिससे सामने वाला हार जाता था। और अब कटे हुए पत्थर के पास उरोकुदाकिसा आ जाते हैं। उरोकुदाकिसा तांजीरो से कहते हैं कि मैं और बच्चों की तरह तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता था और इसीलिए मैंने ये पत्थर को काटने का आदेश दिया, लेकिन तुमने तो इस पत्थर को भी काट दिया। मुझे तुम पर नाज है तांजीरो। और अब तांजीरो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और तांजीरो रोने लगता है। शाम को उरोकुदाकिसा ने तांजीरो के लिए काफी ज्यादा स्पेशल डिशेस बना के रखी थी। तांजीरो उन सभी डिशेस को काफी खुशी से खाता है और तभी उरोकुदाकिसा ड्रॉवर में से तांजीरो को एक मास्क देते हैं और उरोकुदाकिसा कहते हैं, मैंने इस पर बुरी नजर से बचने के लिए तंत्र मंत्र किया है, उम्मीद है कि तुम्हारी ये रक्षा करेगा। और अब अगले दिन तांजीरो फाइनल्स के लिए जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उरोकुदाकिसा कहते हैं कि तुम विजयी होकर आना, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। तभी तांजीरो जाते जाते उरोकुदाकिसा से ये कहता है कि साबितो और माकोमो को भी मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। तभी उरोकुदाकिसा सोच में पड़ जाते हैं कि तांजीरो को माकोमो और साबितो के बारे में कैसे पता है, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और अब तांजीरो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर फाइनल्स होने वाले थे। वो जगह वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, वहां पर काफी ज्यादा कंटेस्टेंट्स भी आए हुए थे। तभी वहां पर खड़ी 2 लड़कियां उन सबका स्वागत करती है और वो सबको बताती हैं कि फूजी कसाने पर्वत पर बहुत सारे डीमंस हैं जिन्हें हमारे डीमन स्लेयर्स ने बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि फूजी कसाने पर्वत पर एक स्पेशल टाइप का फूल निकलता है जिससे सभी डीमन डरते हैं, लेकिन आजकल वो फूल नहीं खिल रहा है और इसीलिए डीमंस कभी भी और कहीं भी आ जा सकते हैं। आप सबकी सिलेक्शंस में 7 दिन हैं, सबको फाइनल्स के लिए ऑल द बेस्ट। अब तांजीरो रात को फूजी कसाने पर्वत पर अकेला होता है। उसे उन दोनों लड़कियों की बात याद होती है कि डीमंस अब कभी भी और कहीं भी आ जा सकते हैं। तभी उसे बहुत अनजानी सी महक आने लगती है और ये महक आसमान की तरफ से आ रही थी और तभी अचानक से एक धमाका होता है और एक डीमन उसके सामने आ जाता है और तभी एक और डीमन भी वहां आ जाता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि ये मेरा शिकार है, खबरदार जो मेरे शिकार पर हमला किया। और इसीलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं, जो भी इसे पहले मार पाएगा वही जीतेगा। और अब दोनों डीमंस तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला
फैला देता है और साथ ही उसे उन डीमंस की डोर भी नजर आने लगती है जो कि डीमंस की कमजोरी होती है। बस फिर क्या था, तांजीरो एक ही बार में उन दोनों डीमंस को अलग अलग कर देता है और तभी उसे पता चलता है कि जो कटाना उसे ओरोकोदाकिसा ने दी है उससे काटने पर तो हड्डियां भी नहीं बचती। उसकी आंखों के सामने वो दोनों डीमंस राख हो जाते हैं। अभी तांजीरो उन दोनों डीमंस को खत्म करके हटा ही था, तभी उसे एक बहुत गंदी महक आती है और तभी तांजीरो एक लड़के को भागते हुए देखता है जिसके पीछे एक बहुत खतरनाक डीमन पड़ा हुआ था। वो डीमन इतना खतरनाक होता है कि उसे देखकर तो तांजीरो भी डर जाता है। तांजीरो देखता है कि उस डीमन ने अभी अभी एक लड़के को मारा है और वो डीमन उस लड़के को पूरा का पूरा निगल जाता है। उस लड़के को निगल जाने के बाद वो डीमन और भी बड़ा हो जाता है और एक लड़का उस डीमन के सामने पड़ा होता है जिसकी तरफ वो डीमन अपने हाथों को बढ़ाता है कि तभी वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके तांजीरो उस डीमन का हाथ काट देता है। तांजीरो के मास्क को देखकर वो डीमन कहता है, अरे वाह, मेरी लोमड़ी फिर आ गई। तांजीरो कहता है, लोमड़ी? मैं समझा नहीं। तभी डीमन तांजीरो से पूछता है कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तांजीरो बताता है कि अभी ताइशु युग चल रहा है। ये सुनकर उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद को ही नोचने लगता है। वो जोर जोर से ये कहने लगता है कि मेरे यहाँ बंदी होने पर एक और युग शुरू हो गया, मैं ओरोकोदाकी को नहीं छोड़ूंगा। तुम ओरोकोदाकिसा को कैसे जानते हो? वो डीमन बताता है कि लगभग 47,000 साल पहले ये तो युग में ओरोकोदाकी डीमंस का शिकार किया करता था और वो डीमन बताता है कि मैंने अब तक 50 बच्चे खाए हैं, लेकिन 2 शिकार मेरे काफी ज्यादा पसंदीदा थे। बात निकली है तो बता ही देता हूँ। एक लड़का था जिसके बाल काफी ज्यादा अजीब थे और उसके मुंह पर एक निशान भी था और दूसरी एक लड़की थी जिसके कपड़ों पर फूल बने हुए थे। वो लड़की छोटी सी थी पर भागने में काफी ज्यादा तेज थी। अब तांजीरो को ये पता चल जाता है कि वो साबितो और माकोमो की बात ही कर रहा है। उन दोनों को इसने मारा है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा है। तब तांजीरो को याद आता है कि ऐसा सेम मास्क जो मेरे पास है वैसा ही साबितो के पास भी था। जरूर ओरोकोदाकिसा ने उसे ये मास्क दिया होगा। ये सब सुनकर तांजीरो भावनाओं में बहकर उस पर हमला करता है विदाउट टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर, जिसकी वजह से वो डीमन उसे एक झटके में ही पेड़ के पास फेंक देता है और उसका वो लोमड़ी वाला मास्क टूट जाता है और अब बेहोश पड़े हुए तांजीरो की तरफ वो डीमन बढ़ने लगता है। लेकिन तभी तांजीरो के मन में नजुको की आवाजें गूंजने लगती हैं, भैया भैया। और तभी तांजीरो को एकदम से होश आता है और वो उस डीमन के हमले से बच जाता है। अब वो डीमन लगातार तांजीरो पर हमला कर रहा था। तांजीरो भी उस पर कई बार हमला करता है, लेकिन तांजीरो उसे नहीं मार पा रहा था और अब तांजीरो उस डीमन की गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है। तांजीरो को करीब आते हुए देखकर वो डीमन सोचता है कि मेरी गर्दन बहुत मजबूत है, ये इसे नहीं काट पाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि तांजीरो ने ट्रेनिंग के दौरान एक पत्थर तक को काट दिया था और वो उस डीमन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एक गंदा सा डीमन आकर तांजीरो को चैलेंज कर देता है। उस डीमन ने अभी अभी एक लड़के को मारा होता है और उसके सामने एक लड़का पड़ा होता है। वो डीमन उस लड़के को मार नहीं जा रहा था, लेकिन तभी तांजीरो अपने स्वॉर्ड से उस डीमन पर हमला कर देता है। तांजीरो एक के बाद एक उसकी बाजुओं को काट देता है, लेकिन इससे डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी तांजीरो उसके शरीर पर चढ़कर उसकी गर्दन को उड़ा डालता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। अब वो जलता हुआ डीमन कह रहा होता है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं हूँ कि कुछ नहीं कर पा रहा और मेरी क्या बदकिस्मती थी जो मुझे मरते मरते डीमन स्लेयर का चेहरा देखना पड़ रहा है। लेकिन तभी हमें उस डीमन के अंदर के छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि अंधेरा होने की वजह से रो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि भैया आप कहाँ हो? यहाँ पर बहुत अंधेरा है, आप आ क्यों नहीं जाते? आप मेरा हाथ थाम लो। और तभी हम देखते हैं कि वो जलता जलता डीमन अपना हाथ आगे कर देता है। अब तांजीरो को उससे उदासी भरी महक आने लगती है और इसीलिए तांजीरो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उस डीमन की आत्मा को शांति मिल जाती है। और अब तांजीरो उन सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता है जिनको उस डीमन ने खा रखा था, जिससे उन सभी बच्चों की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। और अब तांजीरो फुजिकासाने पर्वत पर एक एक डीमन को मार रहा होता है, लेकिन मारने से पहले वो हर एक डीमन से एक क्वेश्चन करता है कि मेरी बहन नजुको डीमन में बदल चुकी है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो ठीक हो सके? लेकिन उन सभी डीमंस को वो खाने लायक चीज लग रहा था और इसीलिए डीमंस उस पर हमला कर रहे थे और तांजीरो भी उन सभी डीमंस को एक एक करके मार रहा था। और अब ऐसा करते करते तांजीरो उस जंगल से बाहर आ जाता है और अब अगला दिन शुरू हो जाता है और तांजीरो देखता है कि उसके अलावा बस 4 बच्चे ही जिंदा बचे हैं। बाकी सबको उस रात उस डीमन ने खत्म कर दिया था और उनमें से एक लड़का कह रहा होता है, मैं पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा। और तभी वही 2 लड़कियां उन सबका स्वागत करती हैं और कहती हैं, हमें आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। लेकिन उनमें से एक लड़का काफी रूड होता है। वो उन लड़कियों से पूछता है, हाँ ठीक है, बताओ अब आगे क्या करना है और कहाँ है मेरी वो डीमन स्लेयर वाली तलवार? वो लड़की कहती है कि उसके लिए आपको पहले सारे टेस्ट पार करने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक यूनिफॉर्म दी जाएगी और उसके बाद उस यूनिफॉर्म पर आपकी रैंक लिखी जाएगी। यहाँ पर टोटल मिलाकर 10 रैंक्स हैं। किनोए किनोतो, हिनोए हिनोतो, स्तुच हिनोए स्तुच हिनोतो, कानोए कानोतो, मिजुनोए और मिजुनोतो। और आप सबकी अभी मिजुनोतो रैंक है। लेकिन वो लड़का भड़क जाता है कि मेरी कटाना कहाँ है और वो जाकर उस लड़की को बालों से पकड़ लेता है। लेकिन तभी
तभी तांजीरो उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो उसे कहता है कि इसे अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का कहता है अबे है कौन तू, तोड़ के दिखा। और तभी तांजीरो उसकी कलाई को इतने जोर से पकड़ता है कि बस उसकी कलाई टूटने ही वाली थी, लेकिन तभी वो लड़का अपनी कलाई को छुड़ा लेता है और तभी वो दोनों कहती हैं कि अब से तुम सबके साथ एक कासुगाए कौवा रहेगा जिसके इस्तेमाल से तुम संदेश पहुंचा सकते हो। और तभी वहां पर रखी एक बेंच से वो लड़कियां कपड़ा हटाती हैं जहां पर मेटल्स के अलग अलग टुकड़े रखे गए थे। उस मेटल का नाम तांबा हगानी होता है जिसका इस्तेमाल डीमंस को खत्म करने के लिए डीमन स्लेयर्स करते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें अपनी मेटल को खुद चुनना होगा। पहले तो तांजीरो को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं किसे चुनूं, लेकिन तभी वो अपनी महक का इस्तेमाल करके एक टुकड़े को उठा लेता है। अब टेस्ट कंप्लीट होने के बाद तांजीरो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उसकी ड्रेस इतनी भारी होती है कि वो मुश्किल से ही चल पा रहा होता है। और अब तांजीरो अपने घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन नजुको नींद से जाग गई थी। और नजुको को देखकर तांजीरो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एकदम से भागने लगता है, लेकिन उसकी ड्रेस काफी भारी होने के कारण वो वहीं गिर जाता है। लेकिन नजुको उसे आकर गले से लगा लेती है जिससे तांजीरो रोने लगता है। वो कहता है तुम उस दिन नींद से क्यों नहीं जाग रही थी। और तभी उरोकोदाकी भी वहां आ जाते हैं और वो उन दोनों को गले से लगा लेते हैं। वो तांजीरो से कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है, तुम सही सलामत वहां से आ गए। उरोकोदाकी तांजीरो से पूछते हैं कि क्या तुमने उस डीमन को मार दिया। तांजीरो हाँ में जवाब देता है। उरोकोदाकी कहते हैं चलो शुक्र है, लेकिन शायद आज के बाद तुम्हें ये डीमंस देखने को नहीं मिलेंगे। आज के बाद तुम्हारा सामना कुछ ऐसे डीमंस के साथ होगा जो कि मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तांजीरो उरोकोदाकी से पूछता है कि क्या नजुको भी उन्हीं मायावी डीमंस का एक प्रकार है। उरोकोदाकी कहते हैं कि नहीं, कि ये मेरा अनुमान है कि तुम्हारी बहन नजुको सोकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है और वो इंसानों का मांस नहीं खाती है। और तभी तांजीरो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं नजुको को बचा कर रहूंगा। और तभी हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुबह होते ही तांजीरो के घर पे एक अजीब सा आदमी आता है जिसने सर पर टोपी और घंटियां लटकाई होती हैं। वो बताता है मेरा नाम हागा नेजुका है और कामादो तांजीरो की कटाना तैयार है। तांजीरो कहता है ओह मेरी कटाना आ गई, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको चाय पानी पिला देता हूँ। लेकिन वो कहता है कि ये निजरेन कटाना है। निजरेन कटारा सूरज की सबसे पास वाली पहाड़ी पर मिलने वाली धातुओं से बनती है। और वो पता नहीं क्या क्या बोलता है और वो एकदम से पलटता है, तुम तो वही सूरज के चमकते सितारे हो, तुम्हारे बाल लाल हैं और इसीलिए तुम आग से जुड़ी चीजें करने में माहिर हो, और अगर ऐसा है तो तुम्हारी कटाना भी तुम्हें छूते ही लाल हो जाएगी। अब जैसे ही तांजीरो उस कटाना को मयान से निकालता है तो वो लाल रंग की होने की बजाय काले रंग में बदल जाती है, जिससे वो आदमी भड़क उठता है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं चमकदार लाल रंग की कटाना देखने की उम्मीद लगाए बैठा था, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो दोनों खींचातानी कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक कासुगाए कौवा आ जाता है। वो कौवा तांजीरो से कहता है कि कमादो तांजीरो तुम्हारे लिए एक मिशन है। वो कौवा तांजीरो से कहता है कि उत्तर पश्चिम की तरफ रवाना हो जाओ, वहां पर लड़कियां गायब हो रही हैं। अब उरोकोदाकी तांजीरो को एक स्पेशल ड्रेस देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो ड्रेस तुमने अभी डाली है ये आसानी से फट नहीं सकी और इसे जलाया भी नहीं जा सकता और कोई भी डीमन इसे चीर नहीं पाएगा। और तुम्हारी ये निजरिन कटाना अपने मालिक के हिसाब से रंग बदलती है, लेकिन वो काले रंग की तलवार ज्यादा मशहूर ना होने के कारण मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और उरोकोदाकी तांजीरो को एक बॉक्स देते हैं जो कि एक खास तरह की लकड़ी से बना होता है। तांजीरो उस बॉक्स में अपनी बहन को बैठने के लिए बोलता है और अब वो दोनों अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब चलते चलते तांजीरो उत्तर पश्चिम शहर की तरफ पहुंच जाता है जैसा कि उस आदमी ने तांजीरो को बताया था। अब तांजीरो उस शहर में घूम रहा होता है, तभी उसके पास से एक आदमी निकलता है और लोग उसे देखकर कहते हैं देखो देखो काजुमे-सान ने क्या हाल बना रखा है अपना। तभी वो दूसरे आदमी को बोलते हुए सुनता है मैं रोज रात को होने वाली घटनाओं से तंग आ गया हूँ। और वो तभी उस आदमी को रोकता है और तांजीरो उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। वो आदमी उसे उस जगह पर ले आता है जहाँ पर एक लड़की गायब हुई थी। तभी तांजीरो उस जगह की महक को पहचानने की कोशिश करता है और उन्हें अब सुराग ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है। वो आदमी कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरी मदद करने के लिए आए, लेकिन अब बहुत रात हो चुकी है और रात को ऐसे घूमना खतरे से खाली नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तांजीरो कहता है कि वो डीमन सिर्फ रात को निकलता है और इसीलिए अब हम आराम नहीं कर सकते। तांजीरो कहता है वो जरूर आसपास ही है। और तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की और उसकी माँ रहती है। वो माँ अपनी लड़की को सुलाकर खुद भी सोने चली जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक परछाई घूमने लगती है। दरअसल वो परछाई वही डीमन होता है, वो किसी भी चीज में अपना रूप धारण कर सकता है। और अब वो डीमन उस लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की को अपने साथ पानी में ले जाता है। और अब तांजीरो को इसका पता लग जाता है और वो उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। महक अब काफी तेज होती जा रही थी और अब तांजीरो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर डीमन बैठा होता है और कुछ सोचकर अपनी तलवार को जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ पानी का फवारा निकल जाता है और वो उस डीमन के चंगुल से उस लड़की को छुड़ा लेता है। और अब तांजीरो उस डीमन से पूछता है कि अगवा की गई सारी लड़कियां कहाँ हैं। लेकिन ये सुनकर वो डीमन अपने दांत बड़े गंदे तरीके से घसने लगता है, जिसे सुनकर किसी के कानों के पर्दे भी फट सकते हैं।
और तभी वो डीमन पानी के अंदर फिर चला जाता है। वो डीमन अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड करके तांजीरो पर हमला करता है और अब सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उरोकोदाकी तांजीरो से कह रहे होते हैं कि सिर्फ एक डीमन है जो तुम्हारी बहन को अपने ब्लड से ठीक कर सकता है। आज से लगभग 1000 साल पहले वो डीमन बनने वाला सबसे पहला इंसान था। उरोकोदाकी उस डीमन का नाम किबुत्सुजी मुसान बताते हैं। और अब हमें प्रेजेंट मूवमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तांजीरो अपनी तलवार से उस डीमन के हाथों को काट देता है, लेकिन वो डीमन फिर पानी में चला जाता है और तभी वो डीमन दूसरी साइड से निकलकर तांजीरो को कहता है कि ये लड़के, इस लड़के को मुझे खत्म करने दो। अगर इसे थोड़ी और देर नहीं खाया तो इसका स्वाद बेस्वाद हो जाएगा, बीच में मत पड़ो। तभी दूसरा डीमन निकलकर पहले डीमन से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम इस लड़की को ना खा पाए, हम पहले ही 16 साल वाली कई लड़कियों को खा चुके हैं। लेकिन पहला डीमन कहता है कि मेरा दिल अभी तक नहीं भरा है, मैं अभी और लड़कियां खाना चाहता हूँ। सुना तुमने, मैं अभी और लड़कियां खाना चाहता हूँ। और तभी वो फिर से दांत घिसने लगता है, इससे बहुत गंदी आवाज निकलती है। वो आदमी उस डीमन से कहता है कि 2 दिन पहले जिस लड़की को तुम अपने साथ ले गए थे, प्लीज मुझे उसे लौटा दो। तभी वो डीमन अपने पास रखी उन लड़कियों की निशानियों को दिखाता है और कहता है कि अगर इन ट्रॉफियों में तुम्हारी सातों की कोई निशानी है तो समझ लो मैंने उसे खा लिया है। और तभी वो आदमी रोने लगता है और वो कहने लगता है मेरी सातों मुझसे दूर हो गई, वापिस आ जाओ सातों। और अब तीसरा डीमन तांजीरो पर पीछे से वार करने लगता है, लेकिन तभी तांजीरो की पीठ पर टंगा हुआ बॉक्स जिसमें नजुको होती है, नजुको उस बॉक्स में से बाहर आती है और उस डीमन को एक जोर से लात मारती है। इससे वो डीमन सोच में पड़ जाता है कि क्या एक तलवारबाज भी डीमन के साथ मिलकर काम कर सकता है। और वो डीमन अब दलदल के अंदर चले जाते हैं। तांजीरो नजुको से कहता है कि मैं भी दलदल के अंदर जा रहा हूँ, तुम मेरे आने तक इन दोनों का ख्याल रखना। अब तांजीरो दलदल के अंदर देखता है कि अंदर मरी हुई लड़कियों के कपड़े और कुछ सामान है। तभी पानी के अंदर वही 2 डीमंस होते हैं, लेकिन एक डीमन नजुको पर हमला करने के लिए पानी के बाहर ही रुक जाता है। अब दलदल के अंदर वो डीमन सोचते हैं कि इस घुप अंधेरे में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, और तो और पानी के अंदर तुम्हारी स्पीड भी स्लो हो गई होगी, इस दलदल के अंदर तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत होगी और हम तुम्हें यहाँ आसानी से खत्म कर देंगे। और वो दोनों डीमन तांजीरो पर हमला कर देते हैं। और दोनों डीमंस को हमला करता देख तांजीरो सोचता है कि मुझे ऐसा मूर्ख मत समझो, मैं पता भी है कहाँ ट्रेनिंग करके आया हूँ, सागिरी पर्वत की चोटी पर, जहाँ पर हवा इससे भी कम होती है। और अब वो डीमंस जैसे ही तांजीरो पर अटैक करने लगते हैं, तांजीरो को उनकी कमजोरी की डोरी मिल जाती है और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म लगाकर पानी में एक बवंडर पैदा कर देता है, जिससे वो डीमंस कई टुकड़ों में बट जाते हैं और निजरीन कटाना से कटने की वजह से वो डीमंस जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक डीमन बचा होता है जो कि नजुको पर हमला कर रहा होता है। नजुको एक के बाद एक उस पर लात घूसे बरसाई जा रही थी, जिससे वो डीमन काफी डर जाता है और वो सोचने लगता है कि इसने अभी तक कोई भी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये लड़की इतनी तेज है कि मैं दलदल के अंदर भी नहीं जा पा रहा। और अब लड़ते लड़ते वो डीमन नजुको के सिर पर एक पंजा मार देता है और अब वो डीमन नजुको पर हमला करने ही वाला था कि तभी तांजीरो दलदल से निकलकर उस डीमन के हाथ को काट देता है, जिससे खून का फवारा निकलने लगता है। वो डीमन कहने लगता है ये लड़का जीत गया, क्या तुमने उन दोनों डीमंस को भी खत्म कर दिया? तांजीरो कहता है कि मुझे तुमसे तेल की काफी गंदी महक आ रही है, सच बताओ तुमने कितनी लड़कियों को मारा है? वो डीमन कहता है अगर हम उन लड़कियों को नहीं खाते तो वो बेस्वाद हो जाती, तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये कहते ही तांजीरो उस डीमन की जुबान काट देता है और अब तांजीरो उसी पहले डीमन के बारे में पूछता है जो सबसे पहले इंसान बना था, जो कि नजुको को ठीक कर सकता था। वो डीमन उसका नाम सुनते ही घबरा जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? तभी वो डीमन रोने लगता है, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उस डीमन को किबुत्सुजी मुसान ने धमकी दी होती है तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। और तभी उस डीमन के घाव भर जाते हैं और उसके हाथ भी उग जाते हैं और वो फिर तांजीरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तांजीरो अपनी कटाना से उसके सिर और उसके दोनों हाथों को काट देता है। और अब तांजीरो सोचने लगता है कि मैं इस बार भी कुछ नहीं पूछ पाया। और अब तांजीरो अपनी बहन को उसी बॉक्स में डालता है और वो चलने ही वाला होता है। तभी वो काजुमिसा को देखता है जो कि काफी उदास बैठा होता है। तांजीरो उससे पूछता है काजुमिसा क्या आप ठीक हो? काजुमिसा कहते हैं कि कोई अपनी मंगेतर को खो देने के बाद कैसे ठीक हो सकता है। तांजीरो उसे समझाता है कि कई बार हमारी जिंदगी से अपने चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। इस पर काजुमिसा तांजीरो का गला पकड़कर उससे पूछता है कि ये सब कहना आसान होता है, लेकिन तुम्हें तो तब पता चलेगा जब ये तुम्हारे साथ बीतेगा। लेकिन काजुमिसा को क्या पता होता है कि उसके पूरे के पूरे परिवार को डीमंस ने खत्म कर दिया था, और इसीलिए तांजीरो उसका हाथ बड़े प्यार से हटाता है और उसे उसकी मंगेतर की कुछ निशानियां देता है जो कि उसने डीमंस से छीन ली थी। और अब तांजीरो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी काजुमिसा चिल्लाते हैं कि मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया, मुझे माफ कर दो तांजीरो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तांजीरो उससे कहता है कि मैं उस लड़की को आपको सौंप रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। और ये कहते ही तांजीरो वहां से चला जाता है। और अब तांजीरो रास्ते में ये सोचता हुआ जा रहा होता है कि उसने सिर्फ मेरे परिवार को ही नहीं बल्कि कई लोगों के परिवार को उजाड़ा है। किमुत्सुजी मुसात, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और तभी तांजीरो का कौवा आकर उसकी पीठ पर बैठ
बैठ जाता है और वो बोलने लगता है अगली लोकेशन है टोक्यो। खबर मिली है कि वहाँ पर कुछ डीमंस छुपे बैठे हैं, तो जाओ। और अब तांजीरो टोक्यो शहर पहुंच जाता है, लेकिन तांजीरो सोचने लगता है आए टोक्यो शहर ने इतनी तरक्की कब कर ली? यहाँ पर तो रात में भी इतना उजाला है, मुझे तो ये पता ही नहीं लगा। ये इतनी ऊंची इमारतें, ये सब क्या है? तांजीरो अपनी बहन नज़ुको के साथ वहाँ आया होता है और तभी तांजीरो अपनी बहन को लेकर एक ऐसी गली में घुस जाता है जहाँ पर एक कपल समझ जाओ क्या कर रहे थे। वहाँ से भागते भागते तांजीरो एक दुकान के पास आकर रुकता है और वो दुकान वाले से पूछता है कि भाई साहब यहाँ पर नूडल्स मिलेंगे? तांजीरो सोच रहा होता है कि सिटी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई है, मैं पहले इतनी भीड़ वाली जगह पर कभी नहीं आया। और तभी उसके नूडल्स भी तैयार हो जाते हैं। तांजीरो अभी नूडल्स का सिर्फ एक सिप लेता है और उसके हाथ से वो कटोरी गिर जाती है क्योंकि उसे खून की वही महक आने लगती है। तांजीरो भागा भागा इधर उधर जाकर देखने लगता है कि ये महक यहाँ से कैसे आ रही है। तांजीरो अब भीड़ में से भाग रहा होता है और महक और ज्यादा तेज होने लगती है और तभी तांजीरो को पता चलता है कि ये हो ना हो वही उस आदमी की ही महक है जो कि पहला आदमी था जो डीमन बना था। तांजीरो उस डीमन के पास पहुंचता है, वो अपनी तलवार से उस डीमन को खत्म करने ही वाला होता है। तभी उसकी गोद में एक बच्ची होती है जिसे देखकर तांजीरो को ये पता लगता है कि ये डीमन तो अपना परिवार बसाकर यहाँ रह रहा है। ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी उस डीमन की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। वो डीमन तांजीरो से पूछता है भाई साहब आपको कुछ काम है? आपकी शक्ल से तो आप काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तांजीरो को उन दोनों से इंसान की महक आ रही थी और उस आदमी से डीमन की महक आ रही थी। क्या इन्हें पता नहीं चला कि ये आदमी डीमन है? तभी वो डीमन अपनी पत्नी से बात करते करते भीड़ में से एक आदमी की गर्दन पर पंजा मार देता है जिसे और कोई नहीं देखता, पर तांजीरो की आंखें देख लेती हैं और वो आदमी भी अचानक डीमन में बदल जाता है और वो अपनी ही पत्नी को काट लेता है। वो ऐसा तांजीरो से टलने के लिए कर रहा होता है। तभी वो बिना वक्त गवाए उस डीमन बने इंसान को पकड़कर उसके ऊपर लेट जाता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है और वो सबसे कहता है कि आप इससे दूर रहिए। तांजीरो देख रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ये आदमी नॉर्मल आदमी था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने इसे पंजा मारा ये एक डीमन में बदल गया। लेकिन किबुत्सुजी मुसान ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो और वो अपने बीवी बच्चों को वहां से लेकर चला जाता है। तांजीरो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसने उसे रोक भी दिया तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। और तांजीरो कहता है किबुत्सुजी मुसान तुम चाहे जहां जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अब वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि तांजीरो से कहते हैं ए लड़के यहाँ से हट जा, लगता है ये कोई शराबी है जो कि पी के सो रखा है। तांजीरो कहता है बात को समझिए, आप में से कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा, मुझे ही इसे रोकना होगा। लेकिन वो पुलिस वाला तांजीरो से कहता है दिमाग खराब हो गया है क्या, हट इस पर से, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। और वो पुलिस वाला तांजीरो को मारने ही वाला होता है। तभी हमें एक लड़की के हाथ को दिखाया जाता है जो कि अपनी कलाई को नोच डालती है जिससे एक ऐसा माया जाल बन जाता है जिससे उन पुलिस वालों को फूलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अब वो लड़की तांजीरो के सामने आ जाती है और वो लड़की तांजीरो से कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम ना सिर्फ इस डीमन बने आदमी की मदद कर रहे हो बल्कि और लोगों की भी मदद कर रहे हो, इसीलिए मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। और पल भर में उसका हाथ ठीक हो जाता है। तांजीरो कहता है मम्मा मगर आप तो डीमन थे ना, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? वो लड़की कहती है कि मेरा भी सिर्फ एक मकसद है, मैं भी किमुत्सुजी मुसान को खत्म करना चाहती हूँ। अब सीन चेंज होता है और हमें किमुत्सुजी मुसान को दिखाया जाता है जो कि अपने बीवी बच्चों को घर में जाने के लिए कह रहा होता है। उसकी पत्नी कहती है आप घर नहीं आओगे? किमुत्सुजी मुसान कहता है कि अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बस अभी आया। और किमुत्सुजी मुसान उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। अब किमुत्सुजी मुसान एक गली में से जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते में एक शराबी आ जाता है जो कि उससे टकरा जाता है। लेकिन किमुत्सुजी मुसान अपने आप पे कंट्रोल करते हुए ये कहता है अरे भाई साहब मुझे माफ करना, मेरी गलती है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो शराबी कहता है अबे ओए चौड़ा किसे हो रहा है बे, कपड़े भी ठीक ठाक डाले हैं, ओह तो तू बड़े घर का है इसीलिए अकड़ दिखा रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन वो शराबी किमुत्सुजी मुसान से कहने लगता है तेरा चेहरा तो काफी पीला है रे, ऐसा लगता है कि तू बस अभी गिर के मर जाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और इस पर किमुत्सुजी मुसान को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंच में उसे खत्म कर देता है। अब उसका सांड जैसा भाई उसे आकर चेक करता है, अरे इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही, बोल रहे क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? और वो उसे मुक्का मारने ही जा रहा था कि तभी किमुत्सुजी मुसान उसे एक ही पंच में हवा में उछाल देता है और वो इतनी ऊपर से नीचे गिरता है कि उसकी सभी पसड़ियां टूट जाती है और वो मर जाता है। अब बस जिंदा रह गई थी तो उसकी गर्लफ्रेंड। अब किमुत्सुजी मुसान उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है क्या तुम्हें भी मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ? क्या तुम्हें भी मेरा चेहरा पसंद नहीं आया? ए लड़की मेरी बात ध्यान से सुन, मैं इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरी शक्ति का नमूना देखना चाहोगी? और वो अपना नाखून निकालता है और उसके माथे में घुसेड़ डालता है जिससे उस लड़की का शरीर पिघलने लगता है और उसके शरीर की मांसपेशियां जल जाती है और वो मर जाती है। अब किमुत्सुजी मुसान चुटकी बजाता है और उसके सामने दो डीमन आ जाते हैं। किमुत्सुजी
मुत्सुजिमो-सान कहता है कि जिस लड़के ने कान में हानाफूदा डाली थी मुझे उसकी गर्दन कटी हुई चाहिए और उस गर्दन को मेरे सामने लाकर रखो। और अब सीन चेंज होता है और हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जिससे वो दुकानदार बहस कर रहा होता है, जहाँ पर तांजीरो ने नूडल्स खाई थी। वो दुकानदार कहता है तुमने मेरे नूडल्स के पैसे नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी नूडल्स ना खाकर तुमने मेरी नूडल्स का अपमान किया है। तांजीरो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे थोड़ी और भूख लगी है, अब मुझे थोड़ी और नूडल्स दोगे ना? वो दुकानदार कहता है पक्का ना? और वो नाजुको से पूछने लगता है ए लड़की, अगर तुम्हें मेरे हाथ के नूडल्स खाने हैं तो तुम्हें मुंह पर से ये बांस उतारना होगा, बताओ तुमने मुंह पर ये बांस क्यों बांध रखा है? लेकिन तांजीरो उस आदमी के टकले पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है जा जाकर अपना काम कर, मुझे 2 प्लेट्स नूडल चाहिए अभी के अभी। अब तांजीरो नूडल्स को गोली की स्पीड से खा लेता है। नूडल्स बहुत अच्छे बने थे सर, नूडल्स के लिए शुक्रिया, ये कहकर तांजीरो और नजुको वहां से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन लोगों को एक डीमन मिलता है। असल में वो वही डीमन होता है जिसने उस लड़की के साथ मिलकर तांजीरो की जान बचाई होती है। वो डीमन कहता है कि मुझे तुम्हें साथ ले जाने का आदेश है। तांजीरो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप महक का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता। वो डीमन कहता है कि ऐसा नहीं हो पाता, तुम्हें वहां पर जाने के लिए मंत्र की जरूरत पड़ती। लेकिन मुझे बताओ ये लड़की डीमन है ना, मुझे इसे देखकर चिढ़ हो रही है। ये सुनकर तांजीरो को लगता है कि वो डीमन उसे बदसूरत कह रहा है। तांजीरो उसे डांट देता है ओए लड़के क्या बोल रहा है, मेरी बहन बहुत सुंदर है, तुम्हें पता भी है पूरे गांव में नजुको जितनी सुंदर कोई लड़की नहीं थी, तुम नजुको को बदसूरत बिल्कुल भी नहीं कह सकते। थोड़ी रोशनी वाली जगह इसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नजुको कितनी सुंदर है। अब चलते चलते वो डीमन उन दोनों को एक दीवार के पास ले आता है। वो डीमन एक मंत्र मारता है जिससे वो दीवार के आर पार हो जाता है और वो डीमन दोनों से कहता है जल्दी चलो इससे पहले कि हमें कोई देख ले। वो डीमन तांजीरो से कहता है ये लड़के अंदर जरा तमीज से बात करना, समझ गए? अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तांजीरो अंदर आकर देखता है कि अंदर वही लेडी है जिसने तांजीरो की पुलिस वालों से जान बचाई थी और साथ ही में वो औरत भी होती है जिसे उसके पति ने काट लिया था। तांजीरो अब उनकी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछता है। वो औरत कहती है कि इनकी पत्नी की तबीयत अभी ठीक है, लेकिन मुझे उसके पति के बारे में बुरा लग रहा है जिसे कि अभी भी बेसमेंट में कैद किए रखा है। तांजीरो उनसे पूछता है कि क्या आपको लोगों का इलाज करते वक्त तकलीफ नहीं होती? ये सुनकर पास खड़ा डीमन तांजीरो को एक मुक्का मार देता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे मुंह से बहता हुआ खून देखकर लाल टपकने लगती है क्या? वो लड़की उस डीमन से कहती है ये हमारे मेहमान हैं, तुम इन पर हाथ क्यों उठा रहे हो? वो लड़की अपना नाम तमायो बताती है और उस दूसरे डीमन का नाम युशिरो बताती है। वो कहती है कि आम डीमन के मुकाबले मैं अपने शरीर को कंट्रोल में कर सकती हूँ। वो लड़की तांजीरो से कहती है कि हमने किमुत्सुजिमो-सान के दिए हुए श्राप को लगभग तोड़ दिया है और अब हमें इंसानों के खून को देखकर बेचैनी नहीं होती, बल्कि हम इंसानों के खून के कुछ बूंदों से ही जिंदा रह सकते हैं। वो तांजीरो को बताती है कि हम गरीबों से रक्तदान के नाम पर खून लेते हैं और बदले में उन्हें पैसे देते हैं, जिससे हमारा काम खून की कुछ बूंदों से ही चल जाता है। वो तांजीरो को सारी कहानी बता देती है कि युशिरो को अपना गुजारा करने में और भी कम खून लगता है और ये बेचारा इसे मैंने ही डीमन में बदल दिया था। वो लड़की कहती है कि मैं 200 साल बाद एक ही डीमन बना पाई जिसका नाम है युशिरो। तांजीरो की ये सुनकर सटक जाती है और वो चिल्लाने लगता है कि आप 200 साल बाद भी सिर्फ एक ही डीमन बना पाई, तो आपकी खुद की उम्र कितनी है? ये सुनकर युशिरो उसे मारने लगता है कि बेवकूफ लड़के खूबसूरत लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते। लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर तुमने इसे फिर मारा तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इससे युशिरो चुपचाप बैठ जाता है। वो लड़की तांजीरो को बताती है कि मैं ऐसे ही किसी को डीमन नहीं बना देती, बल्कि मैं ऐसे लोगों को डीमन बनाती हूँ जो कि मरने के बहुत करीब होते हैं और जो डीमन बनकर जीना चाहते हैं। अब तांजीरो को लगता है कि मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ और तांजीरो इनसे वो क्वेश्चन करता है कि अगर कोई इंसान डीमन बन जाए तो उसे वापिस इंसान बनाने का क्या तरीका है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किमुत्सुजिमो-सान के 2 डीमंस को दिखाया जाता है जो कि तांजीरो और उसकी बहन नजुको और उस तीसरे डीमन का पीछा करते करते उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं। उन दोनों के हाथों पर अजीब सी आंख बनी होती है जो कि उन्हें रास्ता बताती है। और अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें फिर से तमायो-सा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तांजीरो को उसकी बहन को ठीक करने का तरीका बता रही होती हैं। वो तांजीरो को बताती हैं दुनिया में हर बीमारी का इलाज निकाला जा सकता है, लेकिन शायद मैं अभी से डीमन से इंसान नहीं बना सकती, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत होगी। हमें तरह तरह के डीमंस की खून की जांच करनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हमें तुम्हारी 2 तरीके से मदद चाहिए। पहली, सबसे पहले तो तुम्हें नजुको के निरीक्षण की मंजूरी देनी होगी और दूसरी, मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को मारो जिन्हें किमुत्सुजिमो-सान ने डीमन बनाया है। तुमने बताया था कि तुम्हारी बहन 2 साल तक बिना कुछ खाए बिना मांस के जिंदा रही थी और इस दौरान तुम्हारी बहन के शरीर पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर हुए होंगे, वरना इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रहना, अगर एक नॉर्मल डीमन ऐसा करे तो वो पागलपन की सारी हदें पार कर बैठेगा। तमायो-सा तांजीरो को उन डीमंस के बारे में बताती है जिन्हें किमुत्सुजिमो-सान ने तैयार किया है। वो बताती है उसके बनाए गए डीमंस उसकी तरह तेज और मजबूत हैं। उन डीमंस में किमुत्सुजिमो-सान का ही खून है। तुम्हें नजुको को ठीक करने के लिए उन सब का खून लाना होगा। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इससे और इंसानों की मदद कर सकती हूँ। तुम ऐसा करोगे ना? तांजीरो कहता है अरे वाह,
इससे नज़ुको तो ठीक हो ही जाएगी बल्कि दूसरे लोगों को भी मदद होगी। तांजीरो ये बोलकर हटा ही था कि तभी उन पर हमला हो जाता है और ये हमला किमुत्सुजी मुसान के उन दोनों डीमंस ने ही किया था। उनमें से एक डीमन उस दीवार पर लगे मंत्र को अपनी फुटबॉल से फाड़ देती है, लेकिन उस लड़की के साथ एक लड़का भी होता है जिसे तांजीरो की महक आ जाती है और वो कहता है कि उन सब के साथ एक डीमन स्लेयर भी है, इसका क्या मतलब है। लेकिन वो लड़की हंसने लगती है और वो कहती है अब मजा आएगा, और वो लड़की अपनी फुटबॉल से दीवार में छेद कर देती है और अब तांजीरो और नज़ुको दोनों के सामने होते हैं और वो डीमन अपनी फुटबॉल से फिर से उस घर पर हमला करती है। वो फुटबॉल पूरे घर में तोड़ फोड़ मचाकर युशिरो सा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी तमायो बीच में आ जाता है और इस बीच वो फुटबॉल तमायो की गर्दन उड़ा डालती है। अब युशिरो सा नज़ुको से कहती है कि इस घायल लड़की को बेसमेंट में ले जाओ, बाहर बहुत तेज हमला हो रहा है। अब वो लड़की जिसके हाथ में फुटबॉल होता है वो ये कहती है कि शायद ये वही लड़का है जिसने कान में हानाफुदा बालियां डाली थी, जिससे तांजीरो को ये पता चल जाता है उनका शिकार मैं हूँ, और इसलिए तांजीरो सबको महफूज जगह पर जाने के लिए कहता है। और अब वो डीमन फिर से उन पर अपनी फुटबॉल से हमला कर देती है और अब तांजीरो अपनी 10 फॉर्म में सबसे शक्तिशाली फॉर्म टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीथिंग 7th फॉर्म को लगा देता है और वो एक ही बार में फुटबॉल को फाड़ देता है। लेकिन वो तो मायावी फुटबॉल होती है जिसकी वजह से वो फुटबॉल तलवार में से निकलकर फिर से अपनी मालिक के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी तमायो की कटी हुई गर्दन फिर से उगने लग जाती है और वो गुस्से में बुखलाया हुआ बोलता है युशिरो सा, हम दोनों के बीच में जो भी आएगा मैं उसे बीच में से फाड़ डालूंगा। वो लड़की ये सुनकर कहती है ऐसा है, और ये कहते ही उसके 4 हाथ और उग जाते हैं और उसके 6 हाथों में एक एक फुटबॉल होती है। वो लड़की सोचती है कि अगर मैंने अभी हमला किया तो इसका असर तांजीरो सा पर भी पड़ेगा, और वो फुटबॉल्स उन दोनों पर भी हमला करती है जिससे उनका सिर आधा आधा कट जाता है। लेकिन वो तांजीरो से कहते हैं कि तुम हमारी फिक्र मत करो, हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और अब वो डीमन कहता है कि बेवकूफ डीमन स्लेयर, तुम एरोज की तरफ ध्यान दो तभी तुम उन्हें हरा पाओगे। और तभी वो डीमन उसे अपनी नजर देता है कि कम से कम अब तुम उन एरोज को देख पाओगे। और अब तांजीरो को वो एरोज दिखने लगते हैं जो कि उस फुटबॉल की दिशा को कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही वहां पर नज़ुको भी आ जाती है। तांजीरो नज़ुको से कहता है कि हमें अब बाहर जाना होगा, पेड़ पर भी एक डीमन बैठा है जिसे तुम संभाल लेना। नज़ुको पेड़ पर चढ़ती हुई उस लड़के के पास पहुंच जाती है जो कि उस फुटबॉल को काबू कर रहा था, और नज़ुको उस लड़के का कंसंट्रेशन तोड़ देती है जिससे वो एरोस भी गायब हो जाते हैं। और अब तांजीरो उन सभी फुटबॉल्स को काट देता है और साथ ही में वो उस लड़की की बाजुओं को भी काट देता है। अब वो लड़की कहने लगती है कि तुम हमारा खून निकालोगे लेकिन हम तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जिससे हमारे मालिक को हम पर गुस्सा आए। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मेरा 12 किज़ू की ब्लड निकाल सकते हो तो आओ निकाल कर दिखाओ। और बात करते करते ही उस लड़की के 6 हाथ उग जाते हैं और उन हाथों में फिर से फुटबॉल्स होती हैं। और अब पेड़ पर बैठा हुआ डीमन जो कि काफी शक्तिशाली होता है वो नज़ुको को तांजीरो के ऊपर फेंक देता है। तभी वो दूसरा डीमन कहता है कि तुम उस एरो वाले डीमन को ठिकाने लगाओ, फुटबॉल वाले डीमन को मैं और तुम्हारी बहन संभाल लेंगे। वो ऐसा ही करता है और अब हमेशा की तरह तांजीरो को उस लड़की की कमजोरी की डोर मिल जाती है, लेकिन वो अपना हाथ आगे करता है, इस पर बनी हुई आंख बंद हो जाती है जिससे कमजोरी की डोर टूट जाती है। और ये तांजीरो ने अब तक कभी नहीं कि कोई ऐसे कमजोरी की डोर तोड़ देता है, और वो अब तांजीरो को अपने एरो की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो दोनों डीमंस तमायो सा को जानते हैं और वो कहते हैं ये वही भगोड़ी डीमन है ना, इससे अच्छा तोहफा हमारे मास्टर के लिए और क्या होगा। और वो एक फुटबॉल नज़ुको के पैर के पास फेंक देती है, लेकिन नज़ुको अटैक बैक करने के लिए उस फुटबॉल को किक करने की कोशिश करती है जिससे उस फुटबॉल से नज़ुको का एक पैर कट जाता है। और अब तांजीरो और वो एरो वाला डीमन आमने सामने होते हैं। तांजीरो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे मार डालेगा, मुझे किसी तरह से बिना छुए एरो की डायरेक्शन को बदलना होगा। और अब जैसे ही वो एरो वाला डीमन अपने एरो से तांजीरो पर अटैक करता है तो तांजीरो गोल गोल घूमकर अपने भागने की डायरेक्शन को बदल देता है और उसके एरोस को उसी के ही खिलाफ यूज करके उसकी गर्दन को उड़ा डालता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम।